नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम देख रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 होगा। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने ये चैप्टर्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि हम इसे इजीली कवर कर सके और हमें चैप्टर बड़ा भी नहीं लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आज हमारा सेकंड पार्ट है इंपोर्ट ऑफ ड्रग। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है लास्ट लेक्चर में। ये हमारा सेकंड पार्ट है इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी प्रोडक्ट को, किसी भी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ सब टॉपिक्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए हैं क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड मतलब होता है मनाही करना या फिर जिस पे बंदी होना। तो कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक की क्लासेस होती हैं जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग है जो कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। तो हम ऐसे भी ड्रग्स देखेंगे जो कि इंपोर्ट किए जा सकते हैं अंडर लाइसेंस, मतलब जिसके पास लाइसेंस है वही उनको इंपोर्ट कर सकता है, और ऐसे ड्रग जिनको इंपोर्ट करने की परमिशन है। तो ये टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इजी भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो इंपोर्ट मतलब जैसे कि मैंने बताया एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना ड्रग का, उसी को हम बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग में हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। तो ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कि इंपोर्ट हम नहीं कर सकते, जिन पे बंदी की गई है इंपोर्ट करने से। तो ऐसे ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ड्रग दिया गया है मिसब्रांडेड ड्रग। तो जैसे कि आप जानते हैं मिसब्रांडेड ड्रग मतलब क्या होता है। मिसब्रांडेड ड्रग की हमने डेफिनेशन देखी फर्स्ट लेक्चर में। तो मिसब्रांडेड ड्रग मतलब वो ड्रग होता है जो कि कलर किया जाता है या फिर कोटेड किया जाता है, किस लिए, ताकि उस पर कोई डैमेज हो तो वो छुप सके या फिर वो अच्छा दिख सके, या फिर उसकी जितनी थेरेप्टिक वैल्यू है उससे कई ज़्यादा वो थेरेप्टिक वैल्यू का दिख सके। इसलिए कि कोई किसी भी ड्रग को, कोई खराब ड्रग को क्या करते हैं, कलर कर देते हैं या फिर पाउडर्ड कर देते हैं या फिर पॉलिश कर देते हैं, देन उसको बेच देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो मिसब्रांडेड ड्रग होता है इसको इंपोर्ट करने से मनाही की गई है। ये जो मिसब्रांडेड ड्रग है ये हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह से अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट क्यों कर रहा है, वो इंपोर्ट करके वो वहाँ पर बेचेगा, उस एरिया में वो ड्रग जो है वो बेचेगा। अगर कोई मिसब्रांडेड ड्रग है और वो किसी ने ले लिया और एडमिनिस्टर कर लिया तो इसकी वजह से उनके हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए मिसब्रांडेड ड्रग जो होते हैं वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है ड्रग ऑफ सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। तो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग मतलब खराब क्वालिटी के ड्रग। अब आपको पता है खराब क्वालिटी के ड्रग, खराब क्वालिटी के मेडिसिन हम लेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पे दिखेगा ही, उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट हमारी बॉडी पर हो सकता है। तो ऐसे सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। तो आप शेड्यूल जे के बारे में भी जानते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि शेड्यूल जे में क्या है।
तो शेड्यूल जे में ऐसे डिसीजेस की लिस्ट है जो कि क्योर नहीं हो सकते किसी भी मेडिसिन के थ्रू, जो प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, ऐसे डिसीज की लिस्ट वहां पर दी गई है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ड्रग्स क्लेमिंग टू क्योर डिसीज स्पेसिफाइड इन जे। तो ऐसा कोई ड्रग है जो कि क्लेम करता है, मतलब कोई इंसान है जो बोल रहा है कि उसके पास जो ड्रग है वो शेड्यूल जे के डिसीज को क्योर कर सकता है, उसको प्रिवेंट कर सकता है, तो समझ जाना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि शेड्यूल जे में जितने भी डिसीज कंडीशंस दिए गए हैं उनको क्योर करने के लिए कोई भी ड्रग नहीं है। तो शेड्यूल जे का ड्रग अगर कोई बोल रहा है कि शेड्यूल जे के डिसीज को क्योर करने के लिए उसके पास ड्रग है, तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है और ऐसे ड्रग्स को हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग मतलब कंटामिनेटेड ड्रग, जिस पर डस्ट या फिर किसी बैक्टीरिया से कोई कंटामिनेशन हो गया है जो कि हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकता है, तो ऐसे ड्रग को हम अडल्ट्रेटेड ड्रग बोलते हैं। तो ऐसे ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये हो गया। देन नेक्स्ट है स्प्यूरियस ड्रग। तो स्प्यूरियस ड्रग मतलब क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो कि इंपोर्ट किया जाता है किसी दूसरे ड्रग के नाम से, मतलब जो उसका रियल नेम है उसको छुपाया जाता है और उसको किसी दूसरे ही नाम से बेचा जाता है या फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है। ऐसे ड्रग को हम स्प्यूरियस ड्रग बोलते हैं। तो ऐसे ड्रग का हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये हो गया एक। देन नेक्स्ट है ड्रग विच इज प्रोहिबिटेड इन ओरिजिनल कंट्री। तो ऐसे ड्रग है जो कि उनके ओरिजिनल कंट्री में ही बैन किए गए हैं। मतलब अगर कोई ड्रग है जो कि उनकी कंट्री में, जैसे हमारी इंडिया में कोई ड्रग है जो डिस्कवर किया गया है, देन डिस्कवर करके वो मार्केट में भी आ गया, पर उसके कुछ साइड इफेक्ट होने की वजह से उसको मनाही की गई है या फिर बंदी की गई है किसी इंपोर्ट करने के लिए, तो ऐसा ड्रग अगर उसकी ओरिजिनल कंट्री में ही वो अगर बैन है या फिर प्रोहिबिटेड किया गया है उसको इंपोर्ट करने से, तो ऐसा ड्रग कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये हो गया एक। दिन नेक्स्ट है पैटेंट मेडिसिन विदाउट क्लियर इंडिकेशन ऑफ फार्मूला। तो पैटेंट मेडिसिन मतलब मैंने आपको बताया था, पैटेंट मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि सिर्फ इनोवेटर की ही कंपनी बना सकती है। इनोवेटर मतलब ऐसा पर्सन जिसने उस मेडिसिन को डिस्कवर किया है और उसके पास पैटेंट है उस मेडिसिन का, मतलब वो जितने साल का उसने पैटेंट लिया, जैसे कि 20 साल का, 30 साल का उसके पास पैटेंट होता है कि उतने साल तक वो ही जिसने डिस्कवर की है वो मेडिसिन, वही उस मेडिसिन को बना सकता है। ऐसे मेडिसिन को हम पैटेंट मेडिसिन बोलते हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन जो है इंपोर्ट हो रही है पर उसका जो फॉर्मूला है, मतलब वो किस चीज से बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स अगर क्लियरली वहां पर इंडिकेट नहीं किए गए मतलब वहां पर क्लियरली नहीं दिखाए गए हैं, तो ऐसे पैटेंट मेडिसिन को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर हमने ये 7 क्लासेस देखी ड्रग्स की जो कि इंपोर्ट करने से जिन पर मनाही की गई है, जिन पर बंदी की गई है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो आप ये 7 याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंपोर्ट अंडर लाइसेंस मतलब ऐसे कुछ ड्रग है जो कि लाइसेंस के अंडर इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर उनको परमिशन होती है इंपोर्ट करने की। तो इनमें भी डिफरेंट क्लासेस होते हैं ड्रग्स के। मतलब जैसे हमने देखा था कि लाइसेंस की भी एक कंडीशन होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्लासेस जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर 5 क्लासेस हैं। तो उसमें सबसे पहला है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी और C1। मतलब जो शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स जो दिए गए हैं उनका अगर इंपोर्ट करना हो तो उसकी लाइसेंस की कुछ कंडीशंस होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको पता है शेड्यूल सी और C1 में कौन से ड्रग्स आते हैं। शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि पैरेंटरली यूज किए जाते हैं, और C1 में भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं पर ओरली यूज किए जाते हैं।
तो ऐसे ड्रग्स का अगर इंपोर्ट करना हो तो उसके लाइसेंस की कंडीशंस क्या होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एक्स में कौन से ड्रग्स आते हैं जो कि नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, ऐसे ड्रग्स शेड्यूल एक्स में आते हैं। देन नेक्स्ट है इंपोर्ट फॉर टेस्ट और एनालिसिस। तो अगर कोई ड्रग है वो इंपोर्ट किया जा रहा है किसके लिए, टेस्टिंग करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लाइसेंस की अलग कंडीशंस होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। तो कोई पर्सनल यूज के लिए किसी ड्रग को इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए लाइसेंस की कंडीशन क्या होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे एनी न्यू ड्रग। तो अगर कोई नया ड्रग है उसका इंपोर्ट हो रहा है तो उसके लाइसेंस की कंडीशंस क्या होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे शेड्यूल सी या फिर C1 के ड्रग को इंपोर्ट करना हो तो इसके लाइसेंस अलग होता है, शेड्यूल एक्स का लाइसेंस अलग होता है, टेस्ट और एनालिसिस के लिए लाइसेंस अलग होता है। तो इस तरीके से लाइसेंस की कंडीशंस भी अलग अलग होती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स। मतलब अगर शेड्यूल सी या फिर C1 के ड्रग्स इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी वो हम देखेंगे। तो लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो लाइसेंसी मतलब यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हैं, लाइसेंसी और लाइसेंस की स्पेलिंग में आप डिफरेंस देखिए। ये लाइसेंसी जो होता है ये एक पर्सन होता है जिसके पास वो लाइसेंस होता है। मतलब शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स इंपोर्ट करने का जिस पर्सन के पास लाइसेंस है उसको हम बोलते हैं लाइसेंसी। तो लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी। तो जिस पर्सन के पास लाइसेंस है उस पर्सन के पास एडवोकेट मतलब प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो वो जब इंपोर्ट करने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होगा, उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि उस लाइसेंसी के पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए ड्रग्स को स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द इंपोर्ट। तो जितने भी ड्रग वो इंपोर्ट कर रहा है उसका रिकॉर्ड उसने मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी लाइसेंसी है, जो भी पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है, उसने सारा जो रिकॉर्ड है इंपोर्ट का, उसने कब इंपोर्ट किया, डेट क्या थी, कहाँ पर इंपोर्ट किया, कहाँ से इंपोर्ट किया, कितना प्रोडक्ट इंपोर्ट किया और कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, ये सारे रिकॉर्ड उसको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ये एक कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट है लाइसेंसी मस्ट अलाउ एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस। तो अगर उस लाइसेंस होल्डर के पास मतलब उस पर्सन के पास अगर कोई इंस्पेक्टर आता है, उसका जो प्रीमाइसेस है मतलब जहाँ पर वो ड्रग्स को स्टोर करके रखता है, तो उस परिसर को अगर इंस्पेक्शन करने के लिए कोई इंस्पेक्टर आता है तो ये जो पर्सन होगा, ये जो लाइसेंस होल्डर होगा, इसको अलाउ करना पड़ेगा इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करने के लिए। यही यहाँ पर बोला गया है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइसेंसी मस्ट सप्लाई द सैंपल टू द ऑथोरिटी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है तो उसको जो सैंपल है, उसके पास जितना भी सैंपल है, जितने भी ड्रग्स है, तो उनका सैंपल जो है वो ऑथोरिटी के पास सप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए, टेस्ट एंड एनालिसिस के लिए। कोई अथॉरिटी अगर उसको मांग रही हो सैंपल कि आप हमें सैंपल भेजिए करके, तो उसके पास कोई नोटिस आया हो ऐसा, तो जो लाइसेंसी है, जो पर्सन है, उसको उसका जो सैंपल है वो सप्लाई करना पड़ेगा टेस्ट और एनालिसिस के लिए। तो ये शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स को अगर इंपोर्ट करना हो तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। देन नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। तो शेड्यूल एक्स के ड्रग इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, लाइसेंसी मस्ट हैव एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी।
तो जैसे कि शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स इंपोर्ट करने हैं तब हमने देखा था, वही सेम है। जो लाइसेंसी है, मतलब जो पर्सन है जिसके पास लाइसेंस है शेड्यूल एक्स के ड्रग इंपोर्ट करने का, उसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए जो शेड्यूल एक्स के ड्रग है उनको स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइसेंस, ये लाइसेंस है, लाइसेंस ही नहीं, ये लाइसेंस मस्ट बी नेसेसरी। तो अगर वो शेड्यूल एक्स के ड्रग्स जो है वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। वो विदाउट लाइसेंस उस ड्रग को इंपोर्ट नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट है, लाइसेंसी मस्ट बी रेपुटेबल इन द ऑक्यूपेशन और बिजनेस। तो जो भी लाइसेंसी है जिसके पास शेड्यूल एक्स ड्रग के इंपोर्ट का लाइसेंस है, उसकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। उसने कोई ऐसा जुर्म, ऐसा कोई पनिशेबल काम नहीं करना होना चाहिए जिसकी वजह से उसके बिजनेस पर अफेक्ट पड़े। तो वो रेपुटेबल होना चाहिए उसके बिजनेस में, उसके काम में, उसके ऑक्यूपेशन में, यही यहाँ पर बोला गया है। तो ये एक कंडीशन होती है अगर शेड्यूल एक्स के ड्रग को इंपोर्ट करना हो तो, क्योंकि शेड्यूल एक्स के जो ड्रग्स होते हैं वो नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इलीगली यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनका एडिक्शन बहुत लोगों को हुआ रहता है। पहले के जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे ड्रग के ऊपर, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं और जो काल्मिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता था, इनको जो पीपल्स थे उनको एडिक्शन भी हो जाता था और उसकी वजह से उनको अच्छा भी लगता था। तो इसकी वजह से इन ड्रग्स के ऊपर ज़्यादा बंदी लगाई गई है, ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगाए गए हैं। इसीलिए कोई भी लाइसेंस है उसका रेपुटेबल होना चाहिए उसके ऑक्यूपेशन में या फिर बिजनेस में, क्योंकि अगर वो इलीगली ये काम करता होगा, इलीगली एक जगह से दूसरी जगह किसी और को बेच देता होगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो लाइसेंसी है ये उसके काम में रेपुटेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट है, पर्सन विथ सस्पेंडेड और कैंसल लाइसेंस कांट बी इम्पोर्ट द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसा पर्सन है जिसके पास पहले लाइसेंस था पर उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो गया है या फिर कैंसिल कर दिया गया है, तो ऐसा पर्सन जो है वो शेड्यूल एक्स के ड्रग जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकता, यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द लाइसेंसी हैज नॉट बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस। तो जो भी लाइसेंसी है जिसके पास लाइसेंस है उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए, मतलब उसने कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि लॉ के अगेंस्ट है, उसके ऊपर कोई ऐसा पेनल्टीज वगैरह या फिर ऑफेंस नहीं होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो ये शेड्यूल एक्स के ड्रग अगर इंपोर्ट करने हो तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो लाइसेंसी होता है जो इंपोर्ट करता है उसके लिए। देन नेक्स्ट है, ड्रग इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि सिर्फ किस लिए इंपोर्ट किए जाते हैं, एग्जामाइन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए या फिर एनालिसिस के लिए इंपोर्ट किए जाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइसेंस इज नेसेसरी अंडर फॉर्म 11। तो अगर किसी को एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के लिए ड्रग इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए उनको फॉर्म 11 भरना पड़ेगा। तो फॉर्म 11 भरने के बाद उनको जो लाइसेंस मिलेगा वो लाइसेंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब उनके पास लाइसेंस होना चाहिए किस फॉर्म का, फॉर्म 11 का। तो तभी वो जो है वो टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन के लिए ड्रग इंपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, मस्ट यूज इम्पोर्टेड ड्रग ओनली फॉर सेट पर्पज एंड एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो भी उनको लाइसेंस मिलेगा तो उस लाइसेंस में उनका जो प्लेस है जहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करना है और जहाँ पर उनको टेस्ट के लिए लेके जाना है वो प्लेस भी उनके लाइसेंस में स्पेसिफाइड रहेगा। तो यही यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मस्ट यूज इम्पोर्टेड ड्रग ओनली फॉर सेट पर्पज। तो जिस पर्पज के लिए वो ड्रग इंपोर्ट करने जा रहे हैं उसी पर्पज के लिए उन्होंने ड्रग इंपोर्ट करना चाहिए एंड एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस, और उसी प्लेस पे करना चाहिए जो कि लाइसेंस में दिया गया है, मतलब
टेस्ट के लिए जो भी प्लेस उनको बताई गई है, जो भी प्लेस उनके लाइसेंस में दी गई है, उसी प्लेस पे वो इंपोर्ट होना चाहिए ड्रग, यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मस्ट कीप द रिकॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज एंड डेट ऑफ इम्पोर्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो टेस्ट के लिए अगर किसी ड्रग को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है उन्होंने रखना चाहिए अपने पास। कौन कौन सा रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए, उनकी क्वांटिटीज, जितना भी ड्रग उन्होंने इंपोर्ट किया है उसकी क्वांटिटी उनके पास लिखी हुई रहनी चाहिए, और उनके डेट, जिस डेट पे उन्होंने इंपोर्ट किया है वो डेट उनके पास रिकॉर्ड करके रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एंड चेक द रिकॉर्ड। तो अगर कोई इंस्पेक्टर आता है उनका प्रीमाइसेस, उनका परिसर चेक करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, तो जो लाइसेंसी है उसको अलाउ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको अपना रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ पर कब इंपोर्ट किया है ड्रग को। तो ये हो गई कुछ कंडीशंस अगर कोई ड्रग टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन या फिर एनालिसिस के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है तो। देन नेक्स्ट है ड्रग इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए अगर कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए क्या कंडीशंस होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन क्या है, अप टू 100 डोजेज में बी इम्पोर्टेड विदाउट एनी परमिट प्रोवाइडेड इट इज पार्ट ऑफ पैसेंजर्स लगेज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 100 डोजेज मतलब 100 डोजेज होंगे दवाई के, तो वो विदाउट परमिशन ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट कर सकते हैं। वो प्रोवाइडेड किया जाता है, मतलब प्रोवाइड किया जाता है पैसेंजर्स के लगेज की तरह, उसका पार्ट समझा जाता है, मतलब वो पैसेंजर्स का सामान की तरह, एक उसका पार्ट की तरह समझा जाता है, और परमिशन दी जाती है 100 डोजेज की। तो ये एक कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोर देन 100 डोजेज आर इम्पोर्टेड विथ लाइसेंस। तो 100 से ज्यादा डोज अगर एक बार में इंपोर्ट किए जा रहे होंगे तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रग मस्ट बी बोनाफाइड पर्सनल यूज। तो ड्रग मस्ट बी बोनाफाइड पर्सनल यूज मतलब क्या होता है कि उसके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अगर कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहा है, वो ड्रग यूज कर रहा है, तो उस पर्सन के पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि क्यों वो ड्रग यूज कर रहा है। उसके पास उसके डॉक्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे प्रिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, तो और प्रॉपर उसके पास रीजन होना चाहिए कि वो क्यों पर्सनली वो ड्रग यूज कर रहा है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि उसके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि वो ड्रग वो क्यों यूज कर रहा है, तभी उसको ये परमिशन मिलती है इंपोर्ट करने की किसी भी ड्रग को। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रग मस्ट बी डिक्लेयर टू द कस्टम कलेक्टर्स इफ सो डायरेक्टेड। तो कस्टम कलेक्टर्स मतलब ये एक कमेटी हम बोल सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। तो अगर इनको कुछ गलत लगे और ये आपके पास आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपके जो मेडिसिन है उसका सैंपल हमें चाहिए, तो अगर इन्होंने ड्रग का सैंपल मांगा, मेडिसिन का सैंपल मांगा, तो इनको देना पड़ेगा, इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनको आपको वो ड्रग जो है वो उसका सैंपल देना पड़ेगा अगर इन्होंने मांगा तो ये कस्टम कलेक्टर्स जो होते हैं ये हम बोल सकते हैं कमिटी या फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोल सकते हैं इसको। तो ये अगर आप पर इनको शक हो जाए तो ये आपका जो भी मेडिसिन है उसका सैंपल मांग सकते हैं, और अगर ये सैंपल मांगे तो आपको इनको सैंपल देना पड़ेगा। तो ये हो गई कुछ कंडीशंस अगर आपको पर्सनल यूज के लिए ड्रग इंपोर्ट करना है तो। देन नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। अगर न्यू ड्रग को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। तो न्यू ड्रग को, किसी भी नए ड्रग को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो लाइसेंस जरूरी होता है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ड्रग शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी ड्रग आप इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी न्यू ड्रग है,
वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए और उसकी प्योरिटी भी होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए और प्योरिटी भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट शुड बी मेंटेन। तो जितने भी, अगर ये न्यू ड्रग है तो न्यू ड्रग के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के डॉक्यूमेंट्स, सारे अप्रूवल के डॉक्यूमेंट जो है वो उनके पास होने चाहिए। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है उनके पास मेंटेन करके रहने चाहिए। तो अगर न्यू ड्रग को इंपोर्ट करना है तो ये कुछ कंडीशन यहाँ पर दी गई है, इनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक कर लिए, हमने यहाँ पर देख लिए कि कौन से ऐसे ड्रग है जो कि लाइसेंस के अंडर इंपोर्ट किए जा सकते हैं, लाइसेंस की कंडीशंस हमने देखी। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।